हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और इससे पहले एक वीडियो बेटा मैंने अपलोड किया था चैनल पे कि आप किस तरीके से फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 95 प्लस स्कोर अगर आपको करना है फिजिक्स में तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए थे, है ना। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिप्लाइज आप लोगों ने किया था, बहुत प्यार उस वीडियो को आप लोगों ने दिया था। और उसमें आपने बोला था सर हमें चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट चाहिए, आप फॉर्मूला का एक वीडियोस लेके आइए, एक वीडियो जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के सारे फॉर्मूलेज हो चैप्टर वाइज। तो आप लोगों के जो भी प्यार आप लोगों ने दिया था उस प्यार को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और आप लोगों के लिए आज जो है चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज के वीडियोस लेके आए हैं। चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूलाज है, छोटे से बड़े जितने भी हैं, वो सारे फॉर्मूलाज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको इस फॉर्मूलाज का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बट पीडीएफ तभी मिलेगा बेटा, इसके लिए कंडीशंस मैंने रखा है। ठीक, इस चैनल इस वीडियो पे कम से कम आपके 1000 लाइक्स आने चाहिए। ठीक, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं और करीब 200 कमेंट्स अगर आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैथमेटिक्स एनालिसिस हमारा जो चैनल है इसका ऑफिशियल ऐप है, ऐप में आपको ये पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैथमेटिक्स एनालिसिस का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च करेंगे मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको ऐप मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए। उसमें हम धीरे धीरे जो है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कंटेंट जो है उस ऐप के अंदर हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और उसको 5 स्टार रेटिंग भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा इस टारगेट पे ध्यान रखिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा बेटा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश व क्षेत्र, क्लास 12 का चैप्टर है। ये फॉर्मूला हमारा स्टार्ट होता है पहला, विद्युत आवेश Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पे N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको मूल आवेश भी बोलते हैं। तो E यहाँ पे है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद करेंगे, ठीक है, नहीं तो पेपर में दे रखा होता है। दूसरा जो आपका फॉर्मूला है वो कूलम का नियम का है, बल F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले में आपका K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जो R है बेटे, ये R है आपका दूरी, इसको क्या बोलेंगे भाई, दूरी। R दो आवेशों के बीच की दूरी है। जैसे दो आवेश यहाँ पे रखे हुए हैं, ये Q1 और ये Q2, तो इनके बीच की दूरी है R। परावैद्युतांक K होता है ε/ε0 या F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम मीडियम के फोर्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा परावैद्युतांक आ जाएगा। ये हमारा यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E F/Q न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट यूज करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रख देते हैं तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा, तो उस आवेश पर बल लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। और ये पॉजिटिव पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6th फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू यही हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पे भी K आएगा उसका मतलब समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, यूनिट इसका होता है कूलम पर मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, आयतन आवेश घनत्व रो Q/V, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, 2L द्विध्रुव की लंबाई है और Q जो है वो द्विध्रुव पर आवेश है। इसका मात्रक है कूलम मीटर। मात्रक क्या बेटा, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर।
ठीक है ना, कूलम मीटर का मात्रक यूज करते, लिखा हुआ यहाँ पे 2L जो है वो द्विध्रुव की लंबाई है। ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अक्षीय स्थिति पे निकालते हैं। तो अक्षीय स्थिति पे दो कंडीशंस है, जब आप R का वैल्यू जो है L के लगभग बराबर होगा तो उस केस में हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू K 2P/R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर होगा यहाँ पे, का स्क्वायर, ठीक। E इज इक्वल टू KP डिवाइड बाय R क्यूब, ठीक। ये कंडीशंस तब यूज करेंगे जब R जो है वो L से बहुत ज्यादा होगा, L कम होगा, R का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर KP डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये तभी यूज करेंगे जब R और L लगभग बराबर होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों के बीच में, हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जब R जो है L से बहुत ज्यादा होगा बेटा, तो उस केस में हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू KP/R क्यूब यूज करेंगे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट है द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर PE sin थीटा, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और उसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्या लिखा जाता है, P क्रॉस E लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट है। इसको हम E डॉट A स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E डॉट A के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर E हमारा क्या है, वेरिएबल है, E चेंज हो रहा है, तो उस केस में फाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E डॉट DA भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है बेटा, नोट पॉइंट ये है, यदि E पृष्ठ से अल्फा कोण बनाती है तो थीटा, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे 90 माइनस अल्फा, ठीक। अगर पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना है, अल्फा डिग्री है, तो उस केस में हम थीटा यूज करेंगे 90 माइनस अल्फा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है माध्यम की जो है विद्युतशीलता हम इसको बोलते हैं, ठीक। किसी माध्यम के लिए जो आपका फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K जो है यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक है, लिख लीजिएगा K जहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक। अगर हमारे पास एक आवेशित तार है तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लैम्डा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व है और R जो है वो तार से उस बिंदु तक की दूरी है R, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। आवेशित चादर, अब चादर दो तरीके के होते हैं, एक चालक होता है, एक अचालक होता है। अगर आपका अचालक चादर है तो अचालक चादर के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चालक है, चालक का मतलब लोहे का है, चांदी का है, गोल्ड का है ना, किसी मेटल का है, तो उस केस में ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। यहाँ पे सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व आपका Q अपॉन A होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीके के, अगेन एक चालक गोला होगा, है ना, एक अचालक होगा, चालक और अचालक, ठीक। चालक और अचालक के केस में बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, पृष्ठ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R, स्मॉल r यहाँ पे दूरी है और कैपिटल R यहाँ पे बेटा त्रिज्या है। कैपिटल R क्या है यहाँ पे, कैपिटल R यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। और आंतरिक बिंदु पर अगर चालक है तो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अचालक के केस में E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, पृष्ठ पर इसका होगा, पृष्ठ पर KQ बाय कैपिटल R, इसका दोनों फॉर्मूला सेम रहेगा। बट आंतरिक बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो KQR डिवाइड बाय कैपिटल R का क्यूब, स्मॉल r दूरी और कैपिटल R यहाँ पे त्रिज्या है। एक आवेशित रिंग के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर आपके पास एक रिंग दे रखा है तो उस रिंग के अक्षीय स्थिति पर, अक्ष पर उससे r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे R अगेन दूरी है और कैपिटल R आपकी त्रिज्या है। मैंने लिख दिया यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, सेकंड चैप्टर आपका है वैद्युत विभव व धारिता, वैद्युत विभव व धारिता सेकंड चैप्टर। पहला यहाँ पे फॉर्मूला आपका आता है वैद्युत विभवांतर का, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q वोल्ट। विभव का भी सेम फॉर्मूला आता है W बाय
क्यू बोल्ट। ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप बिंदु आवेश को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? तो डेल्टा वी इंटू कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उस आवेश के परिमाण से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा। ठीक है, मैं साइड हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे R जो है बेसिकली ये दूरी है। R क्या भाई? दूरी है। चलिए फिफ्थ नंबर, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक अक्षीय स्थिति पर विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और निरक्ष स्थिति पर विभव होता है बेटा 0। E तथा B में संबंध अलग अलग रिलेशंस यहाँ पे यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर डी आर इज इक्वल टू E बाय आर, ये भी यूज करते हैं। अगर R दूरी ज्यादा दे रखा है, तो अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र दे रखा है और विभव निकालना है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर यूज करते हैं। अगर 3D की बात करें तो 3 डायमेंशंस की बात करेंगे तो 3 डायमेंशंस में इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है। E इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर, आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, सॉरी डेल जेड के कैप। यहाँ पे डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल जेड, इसको हम बोलते हैं आंशिक अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन देखिए ये कैसे किया जाता है आंशिक अवकलन? ये तभी किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है Q इंटू वी। वी यहाँ पे जो है विभव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे चैप्टर के अंदर इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले बात करेंगे दो बिंदु आवेश के लिए। दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, सॉरी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है U इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ठीक है, जूल, क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या होगा भैया? जूल होगा। 3 बिंदु आवेश के कारण 3 पेयर बनेंगे, तो पहला पेयर की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू के बीच की दूरी हो जाएगा, के क्यू टू क्यू थ्री बाय आर टू थ्री, मतलब Q2 और Q3 के बीच की दूरी हो जाएगा, के Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 जो है वो Q1 आवेश और Q3 आवेश के बीच की दूरी है। ठीक, नोट करते रहिए सारे फॉर्मूलेस को या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ओहो भैया देखिए U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, U इज इक्वल टू माइनस का पीई डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और वैसे कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का पीई कॉस थीटा के फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर द्विध्रुव को घुमाते हैं θ1 कोण से θ2 कोण तक, तो उस स्थिति में आपको कितना काम करना पड़ेगा? तो हमें काम करना पड़ेगा W इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका है धारिता का सूत्र। धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। इसका यूनिट होता है बेटा यहाँ पे, इसका यूनिट लिख दीजिएगा फैराड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। विलगित गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट श्रेणी क्रम में अगर आपके संधारित्र जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में आपको इस तरीके से जुड़ा होता है, कैपेसिटर ऐसे जुड़ते हैं, है ना। तो 3 कैपेसिटर अगर जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में तो उस केस में उसकी कुल जो धारिता होगा, कुल धारिता का फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और इस तरीके से आगे भी ये जुड़ता चला जाएगा। ठीक, समांतर क्रम में अगर बात करते हैं तो समांतर क्रम में फॉर्मूला था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम इस तरीके से बनता है, ये 2-3 कैपेसिटर आपके हैं इस तरीके से। ठीक, तो इन तीनों कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेटें हैं वो एक बिंदु से, और नेगेटिव प्लेट को क्या करेंगे हम दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में डायरेक्टली कैपेसिटर्स को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। इन तीनों फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे बेटा? यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर हाफ ऑफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगा बेटा ये जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या जाएगा? जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा और छूटता है शायद, अभी लिख दूंगा मैं। समांतर, अच्छा लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ठीक है, नहीं छूटा है, मुझे लग रहा है ये वाला फॉर्मूला छूट गया था, नहीं छूटा है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे परावैद्युतांक लिखते हैं, तो परावैद्युतांक K बराबर होता है C बाई सी नॉट। ठीक, सी नॉट जो है वायु संधारित्र की धारिता है, और C जो है माध्यम, अगर प्लेटों के बीच में क्या माध्यम भरा हुआ है तब उसकी धारिता है, और सी नॉट अगर प्लेटों के बीच में वायु भरा हुआ है तो उस केस में संधारित्र की धारिता है सी नॉट। ठीक है। अब K इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला यहाँ पे ये भी लिखते हैं ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट वायु अगर संधारित्र के बीच में तब उसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र बना उसका वैल्यू है, और ई पी जब उसके अंदर कोई परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो परावैद्युत माध्यम के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र इंड्यूस होगा। ठीक, तो उसका वैल्यू है ईपी। नेक्स्ट आंशिक रूप से भरे हुए संधारित्र की धारिता। आंशिक रूप से भरे हुए संधारित्र की धारिता कि अगर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में मान लेते एक छोटा सा स्लैब उसके अंदर डाल दिया जिसकी थिकनेस कितना है टी है, तो उस केस में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाय के। यहाँ पे T परावैद्युत की मोटाई है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक, जहां पे भी कंफ्यूजन होगा मैंने लिख दिया वहां पे उस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक, चलिए उभयनिष्ठ विभव B बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओहो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मजा आ रहा सर, आपने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया भैया। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका है ऊर्जा ह्रास। अगर दो गोलों को हम इस तरीके से, दो कंडक्टर को इस तरीके से जोड़ते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? ऊर्जा का आवेश का आदान प्रदान होता है। आवेश एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित होते हैं, और इस स्थानांतरण के प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होता है। कितना एनर्जी लॉस होता है? तो दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला है सर। किसका फॉर्मूला है भाई? ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। पहला सबसे पहला फॉर्मूला होता है धारा का। धारा, वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी एम्पियर, इसका यूनिट होता है, या हम इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू DQ ओवर DT, या I इज इक्वल टू NE बाई टी। यहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी, और E यहाँ पे आपका है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, और T यहाँ पे हमारा क्या बेटा? समय है। ठीक है भाई, समय। ठीक, नेक्स्ट हमारा वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू W बाई क्यू वोल्ट। W बाई क्यू वोल्ट। ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लो। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है ओम का नियम। दैट इज V इज इक्वल टू IR। ठीक, और प्रतिरोध है यहाँ पे R क्या है बेटा? प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसका यूनिट होता है ओम, और रो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रतिरोधकता। अच्छा भाई, धारा घनत्व। धारा घनत्व J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, यूनिट होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होता है भाई? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां से धारा, इस धारा घनत्व के पदों में जब धारा को लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाता है बेटा I इज इक्वल टू J डॉट A कॉस थीटा। J डॉट A कॉस थीटा, या लिखा जाता है I इज इक्वल टू J डॉट A। J और A का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। अगर यहाँ पे धारा वेरिएबल है या धारा घनत्व तो आपका क्या होता है? एरिया टू एरिया चेंज हो रहा है, तो उस केस में I को लिखा जाता है इंटीग्रेशन J डॉट DA। क्या लिखा जाएगा बेटा? J डॉट DA के पदों में इसको डिफाइन किया जाएगा। चालकता, चालकता होता है 1/R। 1/R इसका यूनिट होता है महो। MHO महो, MHO महो, ये ओम का उल्टा है। विशिष्ट चालकता सिग्मा, दैट इज 1/ρ, और 1/ρ इज इक्वल टू ये होता है महो पर मीटर। महो पर मीटर। ठीक, महो को हम साइमन भी बोलते हैं।
साइमन भी लिखा जाता है इसका यूनिट। अच्छा, ओम के नियम का सदिश रूप है E इज इक्वल टू रो इंटू जे लिख सकते हैं, या J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखा जा सकता है। दोनों ही फॉर्मेट सही है। यहाँ पे विशिष्ट चालकता के फॉर्म में लिखा है, सॉरी यहाँ पे आपका प्रतिरोधकता के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे हमने विशिष्ट चालकता के रूप में लिखा है। तो दोनों ही फॉर्मूला हमारा सही है। ओह सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग Vd बराबर होता है E कैपिटल E टाउ अपॉन m। यहाँ पे टाउ आपका क्रांतिकाल है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है। कैपिटल E क्या भाई? विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, 10 नंबर है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है? तो इसका संबंध होता है I इज इक्वल टू NEA VD। NEA VD, VD यहाँ पे अनुगमन वेग है। अच्छा, धारा घनत्व तो J बराबर होता है N इंटू E VD। क्या होता है भाई? J इज इक्वल टू N इंटू E VD। ठीक है, तो यहाँ पे ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। ठीक, नाउ प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला होता है। जब ओम्स लॉ हम ड्राइव करते हैं तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन से एक प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल के आता है, R दैट इज ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टाउ। यहाँ पे सबका अपना अपना मतलब है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L चालक की लंबाई है, N इलेक्ट्रॉन घनत्व है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, A जो है यहाँ पे क्या है बेटा, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउ यहाँ पे क्या है, क्रांतिकाल है, जो कि ऊपर लिखा हुआ था हमने, इसलिए हमने नहीं लिखा है। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैं साइड हो जाऊँ, लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे चैप्टर वैद्युत धारा का ही ताप निर्भरता प्रतिरोधक या प्रतिरोध। मतलब ताप है, अगर प्रतिरोध निर्भर करे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला था RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा जो है ताप प्रतिरोध गुणांक है, और टी यहाँ पे क्या भाई, ताप है। टी RT, टी टेम्परेचर पे आपका प्रतिरोध है, और R0 ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बेटा, प्रतिरोध का मान है। ठीक है, चलिए गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है VD अपॉन E, और इसका यूनिट होता है मीटर कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं, गलत लिखा है यूनिट। VD का होगा मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इसका यूनिट बनेगा मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड, ये बनेगा इसका यूनिट। ठीक, सही कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे धारा और गतिशीलता में संबंध है I इज इक्वल टू NEA म्यू इंटू ई। NEA म्यू इंटू ई, ये हमारा धारा और गतिशीलता में संबंध हो गया। अगर प्रतिरोध श्रेणीक्रम है तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 R2 R3। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। शक्ति का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू V इंटू आई, या V स्क्वायर बाई R यूज करते हैं, या I स्क्वायर बाई R हम यूज करते हैं। ऊष्मा का सूत्र होता है ऊष्मा H इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, मतलब शक्ति गुणा समय, VIT V स्क्वायर T बाई R, या I स्क्वायर R T। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका E V तथा R में संबंध। E विद्युत वाहक बल, V टर्मिनल विभवांतर, R जो है आंतरिक प्रतिरोध। तो इन तीनों में क्या संबंध है? तो इन तीनों में संबंध है, देखिए जब सेल से धारा ली जाएगी, मतलब सेल को जब आप यूज करोगे इस तरीके से, कैसे पता चलेगा सेल यूज हो रहा है? तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल्स में ये एंटर करेगा। तो करंट कहाँ से निकलेगा भाई? करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, कहाँ एंटर करेगा? नेगेटिव में आके एंटर करेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे सेल हमारे किस में है? यूजिंग मोड में है। ठीक, तो इस अवस्था में EMF E इज इक्वल टू V प्लस IR होगा। ठीक, जब सेल को धारा दी जाए, मतलब इसको चार्ज किया जाए, किसमें भाई? ये चार्जिंग मोड में हो, इसको मैं बोलता हूँ चार्जिंग मोड। क्या बोलता हूँ? चार्जिंग मोड। और ऊपर वाले को बोलते हैं यूजिंग मोड, है ना। जब पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगा उसको दोबारा से चार्ज करोगे, जैसे आपका फोन का चार्जर से आप फोन की बैटरी को चार्ज करते हो, है ना। तो उस केस में सेल को हम धारा दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा सेल को धारा दी जा रही है? तो सेल के पॉजिटिव से करंट अगर किसकी तरफ जा रहा है भाई? इसके नेगेटिव की तरफ जा रहा है।
करंट का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है। और इस केस में आपका ईएमएफ होता है ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। और सेल को जब यूज नहीं किया जाएगा तो उसका ईएमएफ और उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, ई इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेलों का संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजित करेंगे अगर सेलों को तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट प्लस EN। ऐसे इसका टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN हो जाएगा। ठीक, इस स्थिति में सेल से कितनी धारा ली जाती है, तो धारा I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR, R प्लस NR। मैक्सिमम धारा के लिए कंडीशंस होता है कि R जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, NR से। तो उस केस में धारा जो होगा वो परिपथ में बेटा मैक्सिमम होगा और उस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा भी जाता है। ठीक, अच्छा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। ठीक, और आंतरिक प्रतिरोध 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और इसमें धारा का जो सूत्र होगा, ये धारा का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय NR प्लस स्मॉल r। इस स्थिति में अगर धारा मैक्सिमम चाहिए, समांतर क्रम में अगर धारा मैक्सिमम चाहिए तो इस स्थिति में आपको ये देखना है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है R बाई N, ये ग्रेटर होना चाहिए कैपिटल R से। ये कंडीशन है कि सेलों को आप कब समांतर क्रम में जोड़ोगे, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध उसके बाह्य प्रतिरोध से क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू, फर्स्ट नियम है समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, सेकंड नियम है आपका समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। ठीक, व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था, व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था होता है बेटा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। एक कंडीशन आपका ये होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तीसरा, गैल्वेनोमीटर जिस विकर्ण के बीच में जुड़ा हुआ है उन दोनों विकर्णों के बीच का जो विभवांतर है ये बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव देखिए, फर्स्ट आपका है बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। यूनिट इसका होगा बेटा टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला लिखेंगे। ठीक, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाए dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। dl क्रॉस R, dl और R का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसको R क्यूब से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर है। और R क्या है बेटा, यहाँ पे R जो है वो आपका दूरी है, R जो है वो आपका दूरी है। फाई 1 फाई 2 क्या है, जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें, ये वायर है, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ये बिंदु इस एंड पे कितना एंगल बना रहा है, वो फाई 1, और इस एंड पे कितना एंगल बना रहा है वो आपका फाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, दो बिंदु पे निकालेंगे, इसके बाहरी बिंदु पर, तो इसके बाहरी बिंदु पर होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और उसके आंतरिक बिंदु पर होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R डिवाइडेड बाय 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल R जो है वो तार की त्रिज्या है। कैपिटल R क्या भाई, कैपिटल R यहाँ पे त्रिज्या है। ठीक, और स्मॉल r जो है वो दूरी है। एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम होता है इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा, माध्यम में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटू आई लिखा जाएगा। ये किसके लिए लिखा जाएगा भैया, ये माध्यम के लिए लिखा जाएगा। किसी माध्यम में अगर हमें एम्पियर सर्किटल्स अप्लाई करना तो हम म्यू इंटू आई यूज करेंगे। ठीक, अनंत लंबाई के परिनालिका के कारण
चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका को यहाँ पे बोला जाता है सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके एंड पे चले जाते हैं तो सिरों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 होता है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 हो जाएगा। N इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L हो जाएगा। कैपिटल स्मॉल n जो है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है बेटा। क्या है ये? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ओहो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R, और उसके अक्ष पर हो जाएगा, अक्ष के लिए होता है म्यू नॉट NIX अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। x यहाँ पे दूरी है, R यहाँ पे बेटा त्रिज्या है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। लॉरेंज फोर्स का सूत्र होता है बेटा F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में E प्लस वी अपॉन बी, तो यहाँ पे V जो है बेटा ये वेग है, और E और B चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या होता है? विल साइन थीटा होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो I B क्रॉस L लिखा जाएगा। 10th, दो धारावाही चालक तारों के बीच बल F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L हो जाएगा। ये दो धारावाही चालक तारों के बीच में बल, धाराएं सेम दिशा में है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, धाराएं विपरीत दिशा में तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू द बिना साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू होता है MB साइन थीटा। दोनों ही फॉर्मूला यूज करते हैं। M क्या यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण है, N जो है वो फेरों की संख्या है, बाकी I धारा और B चुंबकीय क्षेत्र और A जो है वो क्षेत्रफल है। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति अगर गति कराते हैं, ठीक, तो एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R बराबर होता है MB अपॉन QB, T इज इक्वल टू 2 पाई M अपॉन QB, और इसकी आवृत्ति है QB डिवाइड बाई 2 पाई M। ठीक, धारावाही मापी के केस में विक्षेप कोण अल्फा होता है बेटा यहाँ पे NBA डिवाइडेड बाई K इंटू I। यहाँ पे जो K है इसको बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट, जो स्प्रिंग उसके अंदर यूज होता है उस स्प्रिंग का टॉर्शन कांस्टेंट है, दैट इज K। धारामापी का परिवर्तन गुणांक, धारामापी का परिवर्तन गुणांक G होता है बेटा I अपॉन अल्फा, दैट इज K डिवाइडेड बाय NBA। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोला जाता है? फिगर ऑफ मेरिट बोला जाता है। तो G इज इक्वल टू K अपॉन NBA हो जाएगा। धारामापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता IS अल्फा अपॉन I NBA अपॉन K हो जाएगा। वोल्टेज सुग्राहिता VS इज इक्वल टू IS अपॉन R, दैट इज NBA अपॉन KR, NBA अपॉन KR हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका धारामापी का अमीटर में परिवर्तन। धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करेंगे, एक शंट जोड़ा जाता है श्रेणी के समांतर क्रम में, तो उस शंट का जो वैल्यू होता है S, ये था IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। RG धारामापी का प्रतिरोध है, IG धारामापी में से कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है वो हो गया, और I जो है यहाँ पे अमीटर का परिसर है। I जो है वो क्या है? अमीटर का रेंज है। क्या है भाई? रेंज मतलब उसका परिसर बोलते हैं, उसका रेंज कितना, वो कितना मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन प्रतिरोध R इज इक्वल टू V अपॉन IG इंटू RG। IG जो है यहाँ पे धारामापी की धारा है। ठीक, जिस वर्ड का जो भी मतलब है हमने यहाँ पे उसको बखूबी लिखा है बेटा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप इसको नोट करिए। ठीक, अपना फॉर्मूला शीट बनाइए अपने हैंड रिटर्न्स, और बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल का जो ऐप है, ऑफिशियल जो ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप प्ले स्टोर में जाके मैथमेटिक्स एनालिसिस सर्च करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक और 200 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इस PDF का लिंक मैं ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ढेरों सारे फिजिक्स के वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बेटा, जाइए सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियोस को देखिए। वन शॉट वीडियोस है, एक वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया गया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो जाइए और जाके देखिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस बनाए गए हैं
कौन कौन से क्वेश्चंस इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके वीडियोस भी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप जाइए और जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल पे विजिट करके भी आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 5 चुंबकत्व, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l, क्यू एम यहाँ पे है ध्रुव की प्रबलता, ठीक, और इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। I यहाँ पे धारा है, a क्षेत्रफल है, और इसका यूनिट होता है मात्रक जो होता है वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति पर होता है चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π 2mr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कंडीशन तब यूज करेंगे जब दोनों लगभग क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा फॉर्मूला μ0/4π 2m डिवाइड बाय आर क्यूब, ये तब यूज करेंगे जब आर एल से बहुत 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 ज्यादा होगा। ओहो बहुत सुंदर। निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर देखिए B इज इक्वल टू μ0/4π m/r स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2, B इज इक्वल टू μ0/4π m/r की पावर 3, और L इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन L हो जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, m यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। चुंबकत्व में गाउस का नियम होता है बेटा, इंटीग्रेशन B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, ये गाउस का नियम है, इंटीग्रेशन B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर एक पेज का, अगर आपको भी अपना फॉर्मूला शीट बनाना है तो। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2 या ई एल डिवाइड बाई 2m ई एन ई एच डिवाइड बाई 4 m। इन तीनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ई वी इलेक्ट्रॉन की चाल है, आर त्रिज्या है, एल कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच जो है यहाँ पे प्लैंक नियतांक है। चुंबकन क्षेत्र बी नॉट इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू नॉट इंटू एन आई, जहाँ पे एन जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको हम कैपिटल एन बाय एल भी लिखते हैं, ठीक। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकन क्षेत्र है, ये चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H बराबर होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट, और ये आपका होता है N इंटू आई, N इंटू आई। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे I इज इक्वल टू M अपॉन V, M यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, V यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे जो क्यू एम अपॉन ए, क्यू एम ध्रुव की प्रबलता है, एम चुंबकीय आघूर्ण और वी यहाँ पे क्या है बेटा आयतन है, वी क्या है भाई आयतन है, लिखते रहिएगा। क्यूरी का नियम एक्सएम काई एम को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय प्रवृत्ति बोला जाता है। काई एम सी अपॉन टी, सी यहाँ पे क्यूरी नियतांक है और टी यहाँ पे ताप है, ठीक है भाई ताप है, टेम्परेचर है, ठीक। चुंबकीय प्रेरण B इज इक्वल टू होता है बी एम इंटू बी नॉट, और इसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम, H चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और M जो है यहाँ पे वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है 6 वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। फर्स्ट फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का जैसा फॉर्मूला है, ठीक। फैराडे का नियम आता है E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। चुंबकीय प्रेरण का नियम, यहाँ पे लेंज लॉ को भी इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, ये लेंज का नियम है। तो यहाँ पे फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का जो नियम E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई डेल्टा टी भी हम लिख सकते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा बेटा यहाँ पे बोल्ड, ठीक। गतिक विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू वी बी एल, वी यहाँ पे वेग है, एल चालक की लंबाई है। प्रेरित धारा I इज इक्वल टू ई बाय आर हो जाएगा, तो वी बी एल डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बल चाहिए उस तार को खींचने के लिए, तो बल का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर।
कितनी शक्ति चाहिए उस तार को खींचने के लिए, तो शक्ति P बराबर हो जाएगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इस पे डिटेल में बेटा मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया, चैनल पे जाओ जाके देखो, इसका वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखा, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियोस के अंदर कवर किया और डिटेल में एक एक चीजें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे। ठीक, नेक्स्ट आपका आवेश dq इज इक्वल टू डी फाई ओवर आर कूलम। डी फाई डेल्टा फाई या डी फाई, इसका मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। प्रेरण गुणांक एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहां से एल डिफाइन करते हैं हम, एन फाई डिवाइडेड बाय आई या फाई अपॉन आई भी लिख सकते हैं। अगर एन 1 है, फेरों की संख्या 1 है, तो इसको आई फाई अपॉन आई भी हम लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है भाई? हेनरी। ईएमएफ कितना? ईएमएफ का फॉर्मूला होगा यहाँ पे प्रेरण गुणांक के पदों में माइनस एल डी आई ओवर डी टी हो जाएगा। एक लंबी परिणालिका का प्रेरण गुणांक, लंबी परिणालिका का प्रेरण गुणांक L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, एन जो है यहाँ पे प्रति एकम लंबाई में फेरों की संख्या है। इसको हम कैपिटल एन के पदों में लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल लिखा जाएगा। ठीक है। लूप का प्रेरण गुणांक, अगर कोई लूप है आपके पास, इस तरीके से एक लूप है, तो इस लूप का प्रेरण गुणांक कितना होगा? तो यह L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2r, r यहाँ पे जो उस लूप की त्रिज्या है। ठीक, नेक्स्ट आपका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक N2 इज इक्वल टू Mi इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय I1 हेनरी। ठीक, यह ईएमएफ के पदों में लिखेंगे तो ईएमएफ हो जाएगा E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी I1 अपॉन D2। डी I1 अपॉन D2 है, ये प्राइमरी कॉइल में कितना धारा हम परिवर्तित करें वो उसका मान है। दो लंबी परिणालिकाओं का प्रेरण गुणांक हो जाएगा बेटा, प्रेरण गुणांक नहीं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक मिनट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर हो जाएगा बेटा म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाय l, और इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a इंटू l लिखा जाएगा। दो लूप का अन्योन्य प्रेरण, ये आपका जो म्यू नॉट n1 n2 n1 n2 a डिवाइडेड बाय 2r1 हेनरी। r1 जो है वो प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी जो आपका लूप होगा उसकी त्रिज्या है, n1 n2 दोनों में फेरों की संख्या है, ये दोनों का कॉमन एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसमें अभी डिटेल में वीडियो अपलोड होने वाला है, इस वीडियो को भी देखिएगा बेटा, जिसमें हम वन शॉट में प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस वन शॉट के अंदर, तो इसका वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट इसका शिखर मान है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट यहाँ पे अगेन क्या है बेटा? ईएमएफ का शिखर मान है। किसका शिखर मान है भाई? ईएमएफ का शिखर मान है। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए रे, देखो अर्धचक्र में धारा का औसत मान होता है बेटा 0.637 आई नॉट या 2 आई नॉट अपॉन पाई लिखा जाता है, 2 आई नॉट अपॉन पाई लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, अच्छा पूर्ण चक्र में आई एवरेज जो है 0 होता है। आरएमएस वैल्यू होता है प्रत्यावर्ती धारा का आई नॉट अपॉन रूट 2। ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा ई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा। एलसीआर परिपथ की बात करते हैं तो विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। एल यहाँ पे प्रेरकत्व है और आई नॉट जो है वो वी नॉट बाई एक्सएल के बराबर हो जाएगा। सी परिपथ में सेम एज इट इज, इसमें धारा आपका लीड करता है पाई बाय 2 से, इसलिए हमने इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है। धारिती प्रतिघात एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी और 1 बाय 2 पाई एफ सी। शक्ति गुणांक हो जाएगा इसका cos फाई इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 हो जाएगा, और आई नॉट दैट इज वी नॉट बाय एक्सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल आर परिपथ में देखिए ये सारे फॉर्मूलेज हैं, आरसी परिपथ के ये सारे फॉर्मूलेज हैं, सेम फॉर्मूलेज है, आप नजर डालिए। एलसीआर परिपथ के ये सारे फॉर्मूलेज है, और अनुनाद की स्थिति के लिए ये सारे कंडीशंस है। ये अनुनाद की कंडीशंस, ये सारे कंडीशंस अनुनाद के हैं।
ठीक, एज यूजुअल यहाँ पे हमने लिख रखा है कि किसका मतलब क्या है, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको याद करिए बेटा। ठीक है, चलिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर डिवाइड बाय ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन को हम बैंड चौड़ाई भी बोलते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू रूट ऑफ L/c। इसमें MCQs पूछ लिया जाता है आपसे हर साल, तो इसको चेकआउट करिएगा बेटा। शक्ति एवरेज पावर होता है बेटा VRMS IRMS cos phi। cos phi को हम शक्ति गुणांक कहते हैं और ये R/Z के बराबर होता है। और L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ में एवरेज वैल्यूज दे रखा है यहाँ पे, अनुनाद परिपथ में, और बाकी हमारा LCR, CR और RC परिपथ में ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। ठीक, प्रेरक में संचित ऊर्जा होता है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ LI स्क्वायर, और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। हाफ ऑफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला हो गया बेटा। ये दक्षता हो गया ईटा P नॉट बाय आई नॉट, P नॉट बाय आई नॉट, और ये हो जाएगा इंटू 100 P नॉट VSIS डिवाइड बाय VPIP इंटू 100। VP P का मतलब प्राइमरी कॉइल है, S का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज और करंट दे रखा है VSIS, और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और करंट जो है वो IP और VP से रिप्रेजेंटेड है। AC जनरेटर में कितना EMF जनरेट होगा उसका फॉर्मूला है EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और E नॉट जो है यहाँ पे है आपका NBA ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, N फेरों की संख्या, A जो है वो आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विस्थापन धारा का सूत्र होता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है। ठीक, I इज इक्वल टू ई नॉट डी फाई ओवर डी टी, या हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट ए डी ई ओवर डी टी। ठीक, मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को संशोधित किया। संशोधित नियम है एम्पियर का इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी क्या है यहाँ पे बेटा? आई डी यहाँ पे विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा है। ठीक है, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सी यहाँ पे प्रकाश की चाल है। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, और दोनों की एनर्जी डेंसिटी को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये चारों मैक्सवेल की समीकरण हैं, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये गॉस का प्रमेय है, ये भी गॉस का प्रमेय है, ये आपका जो है फैराडे का नियम है, और ये आपका है एम्पियर का नियम है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों का समीकरण है यहाँ पे E, और ये आपका B। यहाँ पे C जो है वो E नॉट बाई वी नॉट, और K को हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, और प्रोपगेशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू द 2 पाई बाय लैम्डा ओमेगा बाई C, और C को हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किरण प्रकाश की। ये हो गया हमारा दर्पण की फोकस दूरी F इज इक्वल टू R बाई 2। दर्पण का सूत्र जो होगा या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये सारे फॉर्मूले से रेखीय आवर्धन का। ठीक है, स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अपवर्तनांक होता है म्यू यहाँ पे, अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा बी डिवाइड बाय लैम्डा मीडियम। 1 म्यू2 इज इक्वल टू v1 बाई v2 दैट इज म्यू2 बाई म्यू1, और 2 म्यू3 मतलब तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में बराबर क्या हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये तब यूज करेंगे बेटा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये विरल से संघन में जाएगा, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर प्रकाश संघन से विरल में जा रहा है, किसमें संघन से विरल में जा रहा है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू1 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू2 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाई आर। लेंस मेकर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे ढेरों पूछे जाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे। देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1 म्यू2 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। उत्तल लेंस के लिए R पॉजिटिव होगा, R2 आपका नेगेटिव होगा। अवतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव होगा और R2 आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, ये साइन कन्वेंशंस भी याद रखिएगा इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट है
लेंस का रेखीय आवर्धन, ये सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे रेखीय आवर्धन का, ठीक, यहाँ से फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f, f मीटर में होगा, या 100/f जब f किस में होगा बेटा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक। या P इज इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं 1/μ2 - 1/r1 - 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूले से, जो अभी हमने डिस्कस किया था लेंस मेकर फॉर्मूला, उसी लेंस मेकर फॉर्मूले से हम पावर को लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। लेंसों का संयोजन अगर करेंगे तो उसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 डॉट 1/fn। शक्ति का सूत्र हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 P2 P3, और इसी तरीके से हम पावर को क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। आवर्धन किसका सूत्र है, आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा M इज इक्वल टू M1 × M2 × M3 × डॉट डॉट Mn हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रिज्म से अपवर्तन। तो प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र होता है A प्लस डेल इज इक्वल टू I × E, और R प्लस R डैश इज इक्वल टू बेटा होता है A। यहाँ पे एज यूजुअल मीनिंग लिखा हुआ है, इन वर्ड का मतलब क्या है, ठीक। प्रिज्म का अपवर्तनांक फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई डेल m a बाई 2, यहाँ पे सॉरी साइन a बाई 2, डेल m यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण है। क्या भैया, न्यूनतम विचलन कोण। किस स्थिति में होता है न्यूनतम विचलन कोण, जब हमारा r किसके बराबर होगा, r डैश के बराबर होगा, और I जो है वो किसके बराबर होगा, वो E के बराबर होगा। ये न्यूनतम विचलन कोण के लिए कंडीशंस आता है। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड करता है तो उस केस में डेल जो है विचलन कोण जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे होता है, ठीक। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 × a, ठीक। विचलन कोण होता है, विचलन कोण दैट इज डेल v माइनस डेल r डिवाइडेड बाय, ठीक, डेल v सॉरी म्यू v माइनस म्यू r × a। विचलन समता का सूत्र ये हो जाएगा, यहाँ पे म्यू का मतलब है म्यू r प्लस म्यू v डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज वैल्यू ले लेंगे, और म्यू का मतलब है म्यू v प्लस म्यू r डिवाइडेड बाई सॉरी डेल का मतलब है डेल v प्लस डेल r डिवाइडेड बाई 2, ये भी इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एवरेज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किरण प्रकाशिकी में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, ये हो गया। ये तब यूज करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये तब यूज करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। V इज इक्वल टू डी का मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है, और V इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना है बेटा, अनंत पर बनना है। कहां पर बनना है, अनंत पर बन रहा है। ओहो, ठीक है। चलिए देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। जब अनंत दूरी पर बनता है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो गया बेटा m इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे दूरदर्शी की लंबाई हो गया ये l, दैट इज FO प्लस UE, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, अनंत पर बनेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, और उस केस में दूरदर्शी की जो लंबाई होगा l, ये आपका जो FO प्लस FE के बराबर हो जाएगा। परावर्तन दूरदर्शी है ना, परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ये यूज करेंगे, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे R जो है बेटा वो दर्पण की फोकस दूरी है, सॉरी R जो है दर्पण की त्रिज्या है, तो FO जो दर्पण की फोकस दूरी ये R/2 हो जाएगा, और यहाँ पे FE जो है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है तरंग प्रकाशिकी, चैप्टर नंबर 10। तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहले आपका आता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए p n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, कलांतर जो है फाई इज इक्वल टू 2n पाई के इक्वल होनी चाहिए। विनाशी व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो विनाशी व्यतिकरण में पथांतर आपका होना चाहिए 2n - 1 लैम्डा/2, लैम्डा/2 का विषम गुणज में होना चाहिए, और कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला बनता है यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d,
यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो कैपिटल डी का मतलब होता है झिर्री तथा पर्दों के बीच की दूरी है, और डी जो है यहाँ पे दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी यहाँ पे स्मॉल डी है। ठीक है, यंग का द्विझिर्री प्रयोग दीप्त फ्रिंजों की स्थिति में, तो ये आपका जाएगा xn इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हो जाएगा बेटा xn डैश दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का फॉर्मूला, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति का फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, जब दो तरंगों का अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण के बाद जो आपको एक नए तरंग मिलेगा, तो उस नए तरंग का परिणामी आयाम क्या होगा, इसका परिणामी एम्पलीट्यूड क्या होगा, a दैट इज रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos phi के बराबर हो जाएगा। यदि I1 I2 किसके बराबर है, I0 के बराबर है, तो उस केस में I जो है वो आपका आ जाएगा बेटा 4I0 cos स्क्वायर phi, याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले। ठीक, अगर तरंगों का क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, अध्यारोपण के बाद किसी बिंदु पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, किसी बिंदु पर इंटेंसिटी मिनिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a1 a2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे r+1 डिवाइड बाय r-1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे r का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो r हमने लिखा था इस वाले फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में r का मतलब है a1 अपॉन a2 या रूट I1 अपॉन I2 है। ठीक है, ये हमारा तरंग प्रकाशी के फॉर्मूलेज हो गए। कुछ फॉर्मूलेज और है तरंग प्रकाशिकी से। व्यतिकरण n निम्निष्ठ की स्थिति है ना, nth निम्निष्ठ की स्थिति हो जाएगा, ये कोणीय स्थिति है थीटा n दैट इज n लैम्डा बाय स्मॉल डी, और ये इसका रेखीय स्थिति है। क्या है भाई, ये रेखीय स्थिति है। ठीक, nth उच्चिष्ठ की स्थिति है, ये इसकी कोणीय स्थिति है 2n+1 लैम्डा बाय कैपिटल डी, और ये इसका रेखीय स्थिति है। ठीक है, xn डैश इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय 2d। ठीक, यहाँ पे d का मतलब क्या है, d का मतलब है एकल झिर्री की चौड़ाई। हम जो स्लिट यूज करें उस स्लिट के विड्थ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कोणीय चौड़ाई हो गया केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई 2 थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 लैम्डा बाई डी, और रेखीय चौड़ाई हो जाएगा बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी है, झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है, लिख लीजिएगा बेटा इसको। द्वितीयक उच्चिष्ठ की चौड़ाई होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई कैपिटल डी, और रेखीय चौड़ाई हो जाएगा बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। थीटा का मतलब हो गया कोणीय और बीटा या एक्स का मतलब हो गया रेखीय। ठीक है, देखो मैलास का नियम I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रूस्टर का नियम होता है बेटा म्यू इज इक्वल टू 10 IP। IP जो है यहाँ पे होता है, इसको ब्रूस्टर कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रूस्टर कोण बोला जाता है, और म्यू यहाँ पे अपवर्तनांक है। ठीक है, म्यू क्या यहाँ पे अपवर्तनांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बहुत लिमिटेड फॉर्मूलेज इसके अंदर। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू E इंटू वी। ठीक, और यहाँ पे वेग v वेग है और कैपिटल V यहाँ पे विभवांतर है। इसी फॉर्मूले को लिखा जाएगा जब v0 आपका अवरोधी विभव दे रखा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E v0 लिखा जाएगा। यहाँ पे v0 जो है बेटा ये अवरोधी विभव है। क्या है भाई, अवरोधी विभव। ठीक, कार्यफलन होता है फाई, इसको हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे है बेटा h न्यू नॉट इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा नॉट। न्यू नॉट क्या है भाई, दहली आवृत्ति है, और न्यू नॉट दहली आवृत्ति है, लैम्डा नॉट जो है दहली तरंगदैर्घ्य है। ठीक, नेक्स्ट आपका फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा। इसका द्रव्यमान होता है फोटोन का h न्यू बाय सी स्क्वायर, और फोटोन का जो संवेग है, संवेग का सूत्र होता है m इंटू सी इज इक्वल टू h न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू h इंटू लैम्डा हो जाएगा। ठीक,
ठीक, या हम यहाँ पे ये वाला संवेग के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m के यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, के क्या है भाई, गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक, प्रकाश वैद्युत समीकरण की ये सारी इक्वेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद करिए इसको, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अलग अलग फॉर्मेट्स में मैंने इक्वेशंस लिखा है। ये काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन है जो यहाँ से, तो न्यू माइनस न्यू नॉट लिखा जाएगा। इसको जनरलाइज वे में हम इस तरीके से लिखते हैं कि फोटोन की ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन, गतिज ऊर्जा कार्यफलन के योग के बराबर होगा। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डी में लिखा जाए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m के यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, और के को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, q इंटू वी लिखा जा सकता है। तो 2m q इंटू वी, q जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, या कोई अदर चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर आवेश का वैल्यू हो जाएगा q। ठीक, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को किसी v वोल्ट पे एक्सेलरेट करेंगे तो उस केस में लैम्डा होता है बेटा 12.3 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे v क्या है, v आपका विभवांतर है कि जिस विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है परमाणु। परमाणु में सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है न्यूनतम पहुंच की दूरी, कि जब किसी अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करोगे, है ना, तो ये न्यूक्लियस के कितने करीब जाएगा, कितने नजदीक पहुंच पाएगा, तो उसकी दूरी हम निकालते हैं यहाँ से। तो ये होता है R0 इज इक्वल टू 2kZe² डिवाइड बाई ई के, है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2kZe², ई के गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर, के क्या है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का मतलब यहाँ पे यही है। जेड इसका परमाणु क्रमांक है, ई 1.6 इंटू 10⁻19 है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और वी यहाँ पे क्या भाई, वेग है। संघट्ट प्राचाल का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू kZe² cot θ/2 डिवाइड बाई ई के यहाँ पे बेटा गतिज ऊर्जा है। ठीक, बोहर मॉडल में हम कोणीय संवेग यूज करते हैं, L इज इक्वल टू mvr, और L इज इक्वल टू बोहर के अनुसार L जो है वो किसके बराबर होता है, वो NH/2π के बराबर होती है। क्वांटम कंडीशंस हम इसको बोलते हैं। ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है, हायर से जब लोअर में आता है तो एनर्जी को लॉस करता है। कितना एनर्जी लॉस होता है, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का नियम या बोहर का मॉडल। ठीक, सबसे पहला मॉडल आता है कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अभिकेंद्र बल है, वो किसके बराबर होगा, वो विद्युत बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशंस को लिखा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, n² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, तो स्पीड है 2πke² डिवाइडेड बाय nh। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं अल्फा c डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1/137 c/n। c प्रकाश की चाल है, अल्फा यहाँ पे इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोला जाता है यहाँ पे। ठीक, अल्फा। ठीक, और अल्फा का जो वैल्यू होता है ये 1/137 होता है। ठीक, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उस इलेक्ट्रॉन में उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना है, En दैट इज -kZe² डिवाइडेड बाय 2r, -kZe² डिवाइडेड बाय 2r। जब r का वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ से, देखो ये वाला वैल्यू जब इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे तो E का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा -2π² mk² Z² e⁴ डिवाइडेड बाय n² h²। ये nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का फॉर्मूला है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं एनर्जी का। ये लिखा जाता है En इज इक्वल टू -Z² r hc डिवाइडेड बाय n²। यहाँ पे r क्या है, r को बोलते हैं रेडवर्ग कांस्टेंट, रेडवर्ग नियतांक। क्या बोला जाता है इसको, रेडवर्ग नियतांक बोला जाता है, और इसका वैल्यू होता है 1.07 इंटू 10⁻7 होता है। ठीक, अच्छा nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, तो ये होता है -13.6 डिवाइडेड बाय n² eV। eV का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए
न्यू बार, इसको बोलते हैं वेव नंबर, तरंग संख्या। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है तरंग संख्या। ठीक है, तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक, जब इसमें लाइमन 3 श्रेणियां, सॉरी 5 टाइप की श्रेणी इसमें पढ़ते हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी एंड फुंड श्रेणी। इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, लाइमन में n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बामर में n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, पाश्चन में n1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में n1 का वैल्यू 4 हो जाएगा और फंड में n1 का वैल्यू कितना जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पे n का जो वैल्यूज है वो मैंने लिख रखा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर आता है हमारा, लास्ट चैप्टर आता है हमारा परमाणु के बाद नाभिक। कौन सा चैप्टर है? नाभिक चैप्टर है। ठीक, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र है r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट का वैल्यू होता है बेटा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ठीक, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस जेड माइनस ए एम एन माइनस का एम कैपिटल एन। एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एम एन नाभिक का द्रव्यमान है, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, परमाणु क्रमांक और ए का मतलब यहाँ पे है द्रव्यमान संख्या। अच्छा, बंधन ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ से उठा के हम इस वाले वैल्यूज को कहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ई वाले फॉर्मूलेज में रिप्लेस कर देंगे। या अगर हम डेल्टा एम किस में दे रखा है, AMU में दे रखा है, क्योंकि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति अगर AMU में हो रहा है तो डायरेक्टली आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं, इसका यूज करके बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं हम, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डेल्टा एम किस में दे रखा होगा बेटा, AMU में दे रखा होगा। ठीक है, रेडियोएक्टिव क्षय नियतांक या क्षय नियम ये होता है dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा है क्षय नियतांक है, लैम्डा को क्या बोलते हैं बेटा, क्षय नियतांक बोलते हैं। n इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट मतलब प्रारंभ में कितने नाभिक उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट थे उसकी संख्या है एन नॉट, तो एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। ठीक, अर्ध आयु का सूत्र होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा और n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, यहाँ पे n जो होगा वो हो जाए टी बाय कैपिटल टी। ये n जो है वो अर्ध आयु की संख्या है, n क्या है भाई यहाँ पे, अर्ध आयुओं की संख्या है। तो इसको किससे निकालेंगे, स्मॉल n सॉरी स्मॉल टी को कैपिटल टी से डिवाइड करके। अच्छा, औसत आयु, औसत आयु टाउ इज इक्वल टू 1 लैम्डा टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ। यहाँ से हम किसी सैंपल की अर्ध औसत आयु निकाल सकते हैं कि किसी सैंपल की औसत आयु कितनी है। क्षय दर होता है r इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और इसी को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूलेस किसके बेटा, नाभिक चैप्टर के हैं। सारे फॉर्मूलेस को याद करिए। अगर रेडियोएक्टिविटी आपके सिलेबस में है तो छोड़ सकते हैं, अगर आपके बोर्ड में है सिलेबस में है तो आप इन फॉर्मूलेस को भी याद कर सकते हैं। किसी बोर्ड में है किसी बोर्ड में नहीं है तो इसलिए मैंने लिख दिया है फॉर्मूला, अगर आपके काम का है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेस एक ही वीडियोस के अंदर मैंने प्रोवाइड किया है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियोस को एक बार दोबारा से स्टार्ट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे, 200 कमेंट्स वीडियो में कंप्लीट होते हैं, वैसे ही मैं इसका PDF जो है वो ऐप के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। 1, 5, 4, 5 जितने कमेंट कर सकते हैं कर दीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, क्या आपके डिमांड है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।